बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग डायमेंशंस, जिसमें 3D, 4D, 5D, 6D और 7D, जिसकी डेफिनेशन रेविट के हिसाब से ये है। 3D में जियोमेट्री कवर होता है, जिसमें एक्स वाई जेड की डायमेंशनल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है जो विजुअल पर्पज के लिए होता है। 4D में टाइम फैक्टर, टाइम का पैरामीटर, रेविट इज बेसिकली डिजाइन ऑन पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसमें टाइम पैरामीटर सेट किया जाता है, ठीक है। टाइमलाइन प्रोजेक्ट की क्या है, किसी टास्क की टाइमलाइन क्या है, शेड्यूलिंग और ड्यूरेशन, वो सब 4D डायमेंशन में कवर होता है। फिर 5D जब हम किसी बिल्डिंग मॉडल के साथ डील करते हैं तो उसमें उसका एस्टिमेशन, उसका बजट कितना होगा, उसका एनालिसिस हम उसको अंदर कवर करते हैं, तो वो 5D होता है रेविट की टर्मिनोलॉजी के अंदर। फिर 6D अगर हम लेंगे तो सस्टेनेबिलिटी, जिसमें सेल्फ एनर्जी एफिशिएंट मॉडल एक रेडी होता है और इसमें कितना लोड होता है, कितना बिल्डिंग का एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से पूरा एनालिसिस होता है और उसी के हिसाब से उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7D होता है जिसको फैसिलिटी मैनेजमेंट उसमें ऐड होती है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। 3D बीम, थर्ड डायमेंशन वो ऐड करता है, ये बेसिक है, ऑल अबाउट जियोमेट्री। इसका बेनिफिट जैसे ही हम देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा अच्छा रहता है, किसी को हम पहले से दिखा सकते हैं, ठीक है। एनहांस 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का, किसी भी पोर्शन का। फिर कम्युनिकेशन और शेयरिंग ऑफ डिजाइन एक्सपेक्टेशन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें और बनने से पहले ही किसी को कुछ भी अगर दिखा दे तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन और फोकस्ड हो जाता है। इजी कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल टीम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, ठीक है, ये भी उसी का एक पार्ट हो गया डिटेल में। रिड्यूस द इंस्टेंस ऑफ रीवर्क एंड रिवीजन ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। कुछ भी अगर कोई काम कर रहा है, कहीं से कोई रेविट में HVAC की डिसिप्लिन वाला काम कर रहा है, कहीं से कोई प्लम्बिंग की डिसिप्लिन वाला काम कर रहा है, तो वो सब एक दूसरे की पाइप्स देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट आ रहा है, वहाँ की पाइप आ रही है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला भी कोऑर्डिनेट कर सकता है कि यहाँ पर ये टंकी, यहाँ पर से मेरी कोई भी केबल ट्रे या वगैरह नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये जो रिवर्क का प्रॉब्लम होता है जो कैड में होता है वो इसमें बहुत ही कम हो जाता है। 4D बीम, फोर्थ डायमेंशन, जिसमें ड्यूरेशन, टाइमलाइन और शेड्यूलिंग है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह टाइम शेड्यूल में अगर आप जिस तरह आप टाइम पे ले जाओगे तो कितना हुआ है कंस्ट्रक्शन, वो भी आप देख सकते हो। इम्प्रूव्ड साइट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बेसिक ही सब बेनिफिट्स है। जैसे कि हमें पता चल जाए कि किस टाइम पर क्या हो सकता है, उसका ड्यूरेशन कितना है, तो हम बहुत सारी चीज मैनेज कर सकते हैं और उसके ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। सीमलेस कोऑर्डिनेशन अमंग आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑन साइट टीम्स, बेटर प्रिपेयर्डनेस इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग एवरी कंस्ट्रक्शन स्टेज, एनहांस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिलेटेड टू टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन, हेल्पिंग टू अवॉइड कॉस्टली डिले, ठीक है, डिले होना कॉस्ट इफेक्ट कर सकता है। एनहांस्ड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एन एंटायर प्लान विथ स्पेसिफिक टाइमलाइन, कोई भी काम करने वाला उसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारी डिटेल अगर हमारे पास रहे तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। 5D बीम, फिफ्थ डिमेंशन इज कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालिसिस एंड बजटरी ट्रैकिंग, ठीक है। इससे ये सब बेसिक बेनिफिट्स होते हैं। रियल टाइम कॉस्ट विजुअलाइजेशन विथ नोटिफिकेशन ऑन चेंजेस इन कॉस्ट, नोटिफिकेशन, ऑटोमेटिक काउंट फॉर कंपोनेंट सिस्टम इक्विपमेंट एसोसिएटेड विथ अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में हम किसी कंपोनेंट को लेके बाद में अगर उसका रेट चेंज हो गया, जैसे कि आयरन का था तो हम बाद में उसको चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगी, सब देख सकते हैं। सिंप्लीफाइड कॉस्ट एनालिसिस एंड बजटरी एनालिसिस विथ प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल स्पेंड्स ओवर टाइम, जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो क्या था फर्स्ट फेज में जो डिजाइन किया था, और प्राइस के चेंज होने के बाद एक्चुअल स्पेंड क्या होगा, वो टाइम के साथ कितना हुआ है, ये सब हम एनालिसिस कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ बजटरी ऑफशूट ड्यू टू रेगुलर कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है।
6D में एनर्जी एफिशिएंट एक बिल्डिंग मॉडल बन जाता है, ठीक है। ये है मेकिंग अ स्ट्रक्चर सेल्फ सस्टेनेबल एंड इंजीनियर एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। इसमें कितना मंथली कूलिंग लोड, हीटिंग लोड, इक्विपमेंट, कितना ये एनर्जी यूज़ करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये लेगा, उसकी थर्मल हीटनेस क्या होगी, ताकि हम बिल्डिंग के कुछ एस्पेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। विंड लोड उसके ऊपर कितना आएगा, सारी डिटेल इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट ये रहेंगे कि रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन इन लॉन्ग रन, ठीक है। हमें पहले ही पता चल जाए कि इस तरह की डिजाइन की होने की वजह से इसमें ज़्यादा हीट रहेगी, तो हम पहले से उस बिल्डिंग का कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेशन थोड़ा अच्छा दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार आज पहले से पता चल जाए तो लॉन्ग रन में हमारा ये सब हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन, एंड मेक बिल्डिंग मोर सस्टेनेबल। फास्टर एंड more accurate decision making related to component installation during design process। हमारा कौन सा डिसीजन किस वजह से लेना है बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए, ये प्रोसेस हमारी एकदम फास्टर बन जाएगी। डिटेल्ड एनालिसिस एंड इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑफ ऑन इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल, वही है। बेटर ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर आफ्टर हैंड ओवर, ओके। एक बार हैंड ओवर कर दिया उसके बाद में भी हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी एफिशिएंट एक बिल्डिंग मॉडल रेडी हो, ठीक है। हम उसको देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम रहेगी, तो हम किस जगह पर हमें ज़्यादा वो ध्यान देना है, तो अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। ये 6D में इंक्लूड होता है। देन 7D सब कुछ बनने के बाद, हैंड ओवर करने के बाद भी होलिस्टिक फैसिलिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यही जो हमने पीछे बात किया, एनर्जी मॉडल एक बार रेडी हो जाने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, ये एस्पेक्ट, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, ये सब इसमें कवर होता है। ऑप्टिमाइज एसेट्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम डिजाइन स्टेज टू डिमोलिशन, सिंप्लीफाइड एंड ईजी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर एनी टाइम ड्यूरिंग एंटायर लाइफ ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रीमलाइन मेंटेनेंस प्रोसेस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक आप स्टेट देख रहे हो, 3D में जियोमेट्री होता है, 4D में टाइम, 5D में कैपिटल यानी कि मनी कितनी, बजट कितना होगा वो सब, 6D में उसका परफॉर्मेंस यानी कि एनर्जी एफिशिएंट मॉडल रेडी करना, एनर्जी मॉडल बनाना, एंड देन 7D बनाने के बाद भी उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, उसको मैनेजमेंट के हिसाब से देखना। तो ये सारे रेविट के डायमेंशन और उसकी डेफिनेशन है।